लेने गए तो वहां पर भी उनका दिमाग चल रहा था, और आने के बाद उन्होंने एक चीज शब्द बोला मुझे, मेरे लोग गांव के लोगों के, तो लोन पर है, लोन पे, यानी कामयाबी के सफर में अगर चलिएगा तो आपका सगा भाई भी पैर खींचने के लिए तैयार है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं भाई, अगर है तो खुद, और ऊपर वाला अपलाइन, और कोई आपका सपोर्ट में नहीं खड़ा हो सकता है। अगर संगत में आपके साथ अगर सपोर्ट करने वाला है तो सिर्फ अपलाइन है। अपलाइन के दूजा कोई हो ही नहीं सकता है जो कि आप साला कामयाबी की तरफ आपको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करे। माँ बाप भाई की हम बात कर रहे हैं, सब लात मारने वाले हैं, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। अगर सपोर्ट करने वाला तो सिर्फ अपलाइन के सिवा कोई नहीं माई कलाल की सपोर्ट करके आगे हमें बढ़ा दे। अगर इस बिजनेस की बात करें तो सिर्फ अपलाइन ही सपोर्ट कर सकता है, कामयाबी कर सकता है, अन्यथा तो कोई नहीं पैदा हुआ कि हमको कामयाब कर सकता है और कामयाबी की लाखों की बात करने वाला है। सिर्फ अपलाइन के सिवा कोई नहीं हो सकता है। तो दोस्तों माफी चाहते हैं, बहुत सारे मेरे मुखों से गलत शब्द निकले होंगे तो उसके लिए माफी चाहते हैं। मेरा बोलना अगर कहीं किसी को ठेस लगा हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं, और मैं अपने गुरुदेव से माफी चाहता हूँ कि मेरे से अगर कोई मुख से अगर आपके प्रति अगर कोई गलत शब्द निकला हो, या मेरे सीनियर साथियों के लिए मुख से गलत शब्द निकला हो, मेरा किसी को दिल दुखाने का नहीं था। मेरा अपने जो अंदर चल रही थी, मेरे अंदर जो क्रियाएं हो चुकी हैं 5 7 8 8 सालों के अंदर, उन्हें सुनाने का और उनसे आप लोगों को अनुभव लेकर काम करने का मेरा सुनाने का अनुभव था। दोस्तों बस यही कहेंगे कि आप लोग भी मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन अपने अपलाइन से हमेशा प्रेम करिए, और आपका अपलाइन सब कुछ कर सकता है जो आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो आपका पड़ोसी, जिगरी दोस्त कुछ नहीं कर सकता है। थैंक यू सर, लव यू सर, आइए, वेलकम है सर आपका। शानदार सर, शानदार। एक बार को होस्ट कर दीजिएगा। शानदार सर, शानदार। वेलकम सर। वेलकम सर। जय श्याम सर। जय श्याम, जय श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आज मुनीलाल सर अपने पुरानी सभी स्टोरी को शेयर किए, और ये स्टोरी 1 घंटे में शेयर हो ही नहीं सकता जितना आप शेयर किए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि क्या क्या झेला है व्यक्ति, और कितने तकलीफों को झेलने के बाद एक व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर बनता है, वो उन्हीं को मालूम होता है। अब हमसे कोई कहे कि 1 घंटे के प्रोग्राम में अपने एमराल्ड तक का सफर बताइए, तो हम नहीं बता पाएंगे, संभव ही नहीं है कि हम बता पाए। हम कैसे बताएं कि हम कितने दिन पेट्रोल पंप पे सोए हैं, हम कैसे बताएं कि कितने दिन स्टेशन पे सोए हैं, हम कैसे बताएं कि बस स्टैंड पर भी अपना दिन बिताए हैं, हम कैसे बताएं कि अपने सारे मित्र हमको विरोध में आ गए, हम कैसे बताएं कि हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर सब हमको पागल बोल दिए, हम कैसे बताएं कि मैंने अपने बड़ी बहन से 8 साल रक्षाबंधन नहीं बंधवाया, सिर्फ इसलिए कि वो आरसीएम का सामान खरीदती ही नहीं थी, खाती ही नहीं थी, यूज ही नहीं करती थी, वो हमको पागल बोलती थी। तो हम भी कसम खा लिए थे कि राखी तभी बंधवाएंगे जब तुम्हारे घर में हेल्थ गार्ड आएगा, और जब तक हेल्थ गार्ड नहीं आएगा राखियां नहीं बंधवाएंगे, देखते हैं तुम कब तक नहीं बंधवाती हो। पिछले साल बंधवाए हैं जब हमारे बहनोई साहब ज्वाइन कर लिए हैं तब, और जब ज्वाइन किए हैं ना, तो 8 साल का इकट्ठा रक्षाबंधन बांधी है हमको, 9 रक्षाबंधन बांधी है, बोली कि 8 साल का इकट्ठा बांधेंगे और 8 मिठाई खिलाएंगे। तो 1 घंटा में नहीं बता सकते ना, ये सब चीज संभव ही नहीं है कि बता पाए ना। हम नहीं बता सकते कि मेरे छोटे भाई शशिकांत जी कितना विरोध किए, फादर हमारे कितना विरोध किए, मदर विरोध की। अभी तो डायरेक्ट सेलिंग का कानून बन गया है कि बहुत आसान हो गया है लोगों को समझाना, लेकिन तब कोई कानून नहीं था। तब हम लोग अंधेरे में तीर भाजते थे कि एक दिन बहुत उज्जवल भविष्य बनेगा, एक दिन बहुत बड़ा कानून बनेगा, एक दिन बहुत बड़ा काम होगा। उस समय हम लोग लोगों को बताते थे, आज तो कानून बन चुका है। तब 1500 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी, 3 जोड़ी पैंट शर्ट मिलता था,
लोग कहते थे सर अगर कोई सामान मिलता ज्वाइनिंग करने के बदले तो हम लोग खरीद के जुड़ जाते। अब ये कपड़ा लगता सर, अभी होली बीता है, दीपावली बीता है, सब कपड़ा है, तो हम लोग बोलते थे सर यही रास्ता है, इसी से ज्वाइनिंग होगी। और सोचिए कि हम लोग महीने महीने में 20-20 ज्वाइनिंग कराते थे। मेरा एक महीने का रिकॉर्ड है 42 ज्वाइनिंग एक महीने में। अब सोचिए 42 लोगों से 1500-1500 रुपए लेना कितना टफ काम रहा होगा, आप इसी से अंदाजा लगाइए। और 1500-1500 रुपए ले करके हम लोग ज्वाइनिंग कराया करते थे उस टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन 1 घंटे में इसको नहीं बताया जा सकता। तकलीफ में आप अकेले होते हैं, तकलीफ के दौर में आप अकेले होते हैं, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। तो जब आप तकलीफ में होते हैं ना, तो आप कौन-कौन आपका विरोध कर रहा है उसको मत देखिए, आपको कहाँ पहुँचना है इसको देखिए। जब एक दिन पहुँच जाएँगे आप ना, तो सारे विरोध करने वाले आपके पीछे हो जाएँगे। जहाँ जाना है पहले उसको देखिए। अभी 22 तारीख को पूरे भारत में प्रभु श्री राम का पूजा हुआ, पूरे उनके परिवार का पूजन हुआ। लोगों को नहीं मालूम था कि क्यों पूजा किया जा रहा है, बस उनको लग रहा था कि बस राम मंदिर में जो है अनावरण है और वो भूमि पूजन है और उनका रामलला, इसी का पूजा हो रहा है। नहीं सर, ये जो इतना आनंद लोग मनाए ना, ये आनंद राम भगवान के मंदिर बनने का आनंद नहीं था। इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। ये जो आनंद लोग मनाए ना, ये 500 साल की तपस्या के ऊपर जो विजय प्राप्त हुआ उसका आनंद है। मंदिर बनने का आनंद नहीं था, वो तो तय था कि बनेगा ही। मेरे पिताजी रो रहे थे भाई साहब, टीवी देख रहे हैं और रो रहे हैं, और रो करके भावुक होके बोल रहे हैं कि कब प्लान बन रहा है चलने का? हम कहे फरवरी में देखा जाएगा, अभी तो बहुत भीड़ है। तो हम बोले कि कैसा लग रहा है आपको? तो कह रहे हैं कि बड़ा कष्ट हो रहा है, जैसे लग रहा है कि हम वहां होते। और जब वहां पर राम जी का पट्टी आंख का खुला ना, तो मेरे पिताजी, मेरे माताजी, सब लोग अपने जमीन पर खड़े होकर ऐसे हाथ जोड़ लिए। प्रथम दर्शन, रो रहे थे लोग। तो वो रुलाई 500 साल की तपस्या की रुलाई थी। 1991 में मेरे पिताजी भी गए थे कार सेवक आंदोलन में, वो भी डंडा खाए हैं। तो दोस्तों, वास्तव में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक बार ना, एक राज्य में एक राजा थे। उन्होंने अपने गांव के, अपने राज्य के विराट विराट पंडित जी लोगों को, ब्राह्मण लोगों को अपने यहाँ न्योता दिए। ध्यान से सुनिएगा। एक से एक ब्राह्मण, एक से एक ज्ञानवान पुरुषों को उन्होंने अपने यहाँ न्योता दिया। सभी लोग उनके राज्य उसमें आए, मंत्री मतलब जहां पर उनका मंत्री लोग बैठते थे वहां पर सब लोग आए। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य आपको बता रहे हैं। तो उनके विधानमंडल में आए, तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हे ज्ञानी पुरुष, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में सभी लोग गीता का ज्ञान लें, लेकिन ये इतनी मोटी पुस्तक है कि इस ज्ञान को सब कोई नहीं ले सकता। कृपया आप सभी ब्राह्मणों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस गीता के सार को कम से कम शब्दों में लिख करके लाइए, ताकि हम अपने राज्य के एक एक व्यक्तियों तक इस गीता के ज्ञान को पहुंचा सके। तो जितने भी प्रगाण्य पंडित लोग थे, सभी लोगों ने कहा कि 1 महीने का वक्त दीजिए राजन, 1 महीने का समय लगेगा। हेमंती मैडम ध्यान से सुनिएगा, 1 महीने का वक्त लगेगा। राजा ने कहा ठीक है, आप जाइए, 1 महीने का वक्त हम आपको देते हैं। 1 महीने बाद जब वो ब्राह्मण लोग फिर से राजा के महल में आए, उनके विधानमंडल में बैठे, राजन ने कहा कि हे गुरुवर, हे ब्राह्मण देवता, क्या आप लोगों ने ये व्यवस्था कर लिया?
तो ब्राह्मण देवता बोले कि राजन, गीता के सार को हम लोगों ने कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास किया है और ये 30 पेज में आया है। 30 पेज यानी 15 पन्ने में। तो राजन ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, एक पेज पढ़ने का तो वक्त नहीं है, 15 पन्ना कहां से लोग पढ़ पाएगा? इसको और कम में करिए, और कम में करिए, ताकि हम अपने राज्य के एक एक व्यक्ति को गीता का सार समझा सकें। तो अब ब्राह्मण देवता लोग बड़े परेशान, बोले अब क्या किया जाए? बोले अच्छा ठीक है, 15 दिन का वक्त दीजिए, फिर देखते हैं। फिर ब्राह्मण देवता लोग गए, फिर पूरा कथा वाचे, पूरा गीता स्मरण किए, और क्या कम किया जाए, और क्या कम किया जाए। अच्छा ठीक, 15 दिन में फिर और कम किया गया। पुनः दोबारा उन लोगों को बुलाया गया विधानमंडल में। राजन ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, क्या आप लोगों ने गीता का सार कम से कम शब्दों में लिख करके ला दिए हैं? तो ब्राह्मण देवता लोगों ने कहा कि राजन, आपके कथनानुसार हमने गीता के सार को आपके समक्ष ला दिया है। तो राजन बड़ी खुश हुए, बोले कि कितने पन्नों में है? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, पन्नों में नहीं है, लाइन में है। तो राजन बड़ी खुश हुए कि अरे लाइन में है, तब तो पूरा आसान हो जाएगा पूरे राज्य को समझाना। तो राजन ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, बताइए, कृपया उस लाइन को पढ़ करके पूरे मंत्रिमंडल को सुनाइए कि गीता का सार क्या है, जो पूरे राज्य में सबको दिया जा सके, समझाया जा सके। तो ब्राह्मण देवता लोगों ने कहा कि हे राजन, ये जो गीता है, इस गीता का सार जो है वो बस एक लाइन है कि इस दुनिया में कहीं पर भी मुफ्त का भोजन नहीं मिलता, कर्म करना पड़ता है। यही गीता का सार है। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में फ्री का भोजन कहीं नहीं मिलता, कर्म करना पड़ता है। अभी हेमंती मैडम किचन में बैठ करके कढ़ैया में पानी डाली होंगी, आलू डाली होंगी, गोभी डाली होंगी, नमक डाली होंगी, मसाला डाली होंगी, तब जाकर के वो सब्जी पकेगा और तब वो पेट के अंदर जाएगा। कर्म करना पड़ेगा, तब ही फल मिलेगा। चाहे वो आरसीएम बिजनेस हो, चाहे वो कोई नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो किसानी हो, और चाहे वो कुछ भी हो, कर्म करना पड़ेगा। आज मुनीलाल सर का अनुभव हम पहली बार जाने कि ये तो हमको लग रहा है हिंदुस्तान के सभी बड़े बड़े शहरों को घूम चुके हैं पैसा कमाने के लिए। हमको लगा खाली कलकत्ता गए हैं, ये तो तमिलनाडु, बंबई, ये तो देखिए डबल डेक बस पे भी बैठे हुए हैं। हम तो सुनते हैं, टीवी में देखे हैं कि दुतल्ला बस होता है, ये तो बैठे भी हुए हैं। तो ये तो हमको लग रहा है इंडिया का मैक्सिमम कोना कोना घूमे हुए हैं। अच्छा लगा ये अनुभव सुन करके। दोस्तों, बिना किए कुछ नहीं मिलता, इसलिए करना पड़ेगा, परिश्रम करनी पड़ेगी। ठंडी भगानी है तो जैकेट पहनना पड़ेगा। जैकेट पहनेंगे तभी तो ठंडी भागेगी ना। यानी कि कर्म करना पड़ेगा कि जैकेट को खूटी से उतारना पड़ेगा और अपने तन में धारण करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही पैसे की मंदी को खत्म करना है तो कर्म रूपी गाड़ी को चलाना पड़ेगा। टीम डेवलप करनी है तो प्लान 100 रूपी गाड़ी को चलाना पड़ेगा। टीम में ज्यादा से ज्यादा साथियों को लाना है तो अपना भरोसा, विश्वास, प्रेम रूपी गाड़ी को चलाना पड़ेगा, तभी लोग आपके पास आएंगे और आपसे चिपकेंगे। चुंबक में गुण होता है, जानते हैं क्या? चुंबक में गुण होता है, वो होता है अट्रैक्शन का गुण। वो आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। साइंस की थ्योरी है, मैग्नेटिक फील्ड में जितने भी आयरन आते हैं वो ऑटोमेटिक मैग्नेट के पास चले जाते हैं। ठीक वैसे ही इंसान की एक फितरत है। इंसान हर उस इंसान के साथ चिपकता है जिसका चेहरा मुस्कुराता होता है, जो दूसरे का तारीफ करना जानता है, जो व्यवहारिक होता है, जिसके बातचीत करने में लचीलापन होता है। लचीलापन मतलब प्रेम।
झुकने की कला होती है, सम्मान देने का गुण होता है। ऐसे जितने भी गुण हैं, ये जितने भी गुणों का मैंने नाम लिया, तारीफ करना, सम्मान देना, झुकना, मुस्कुराना और हंस के बोलना, ये गुण अगर आपके अंदर है तो आप दुश्मन को भी अपना बना लेंगे और आपकी टीम बहुत बेहतरीन हो जाएगी। मुनीलाल सर एक बात बोले हैं, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम प्रेम के भूखे थे और आज भी हैं। मुझे बड़े भाई का प्यार कभी नहीं मिला, और रवि सर ने जब बड़े भाई की तरह मेरे साथ व्यवहार किया तो मुझे बड़े भाई का प्यार मिला और मैं रवि सर का हो गया। ठीक वैसे ही मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। आई एम द एल्डर सन ऑफ माई फैमिली। बड़ा बेटा है अपने घर के। और जब डी कुमार सर मेरे कंधे पर हाथ रखे, बोले रवि जी ये बड़ा भाई डी कुमार आपके साथ है, अकेला मत होइए, हम हैं आपके साथ। डी कुमार सर के हो गए डी कुमार सर के। अब डी कुमार सर डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, कुछ बोलते भी हैं तो लगता है कि बड़ा भाई डांट रहा है, तथास्तु जो सुनना है सुन लीजिए, आपका आशीर्वाद। और यही कारण है कि जैसे जैसे वो कहते चले गए वैसे वैसे करते चले गए, और वो स्टार रूबी हुए तो हम इमरान तक चले गए। और इतना गारंटी है कि कल के डेट में अगर वो स्टार सफायर बनेंगे ना, तो रवि पांडे जी को भी रूबी और स्टार रूबी बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस करना क्या है, बेल्ट पकड़िए, चलते रहिए। बस ये कला अपने अंदर डाल लीजिए। कौन कौन सी कला? नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा गुण भैया गणेश जी, पप्पू सर, मंगरू सर, बाबूलाल सर, राधे श्याम भैया, अजय भैया, ये सब, संतोष सर, मुनीलाल सर, कमलेश सर, ये गुण बता रहे हैं आपको। लीडर का बड़ा चमचमाता गुण है, ये गुण अपने अंदर डाल लीजिए, कोई आपसे कभी नाराज नहीं रहेगा। वो गुण कौन सा है? मुस्कुराने की कला, स्माइलिंग फेस, रिश्ता बनाना, रिश्ता बनाने के लिए पहल करना, उसके बाद हमेशा व्यवहारिक रहिए, उसके बाद हमेशा झुकना सीखिए, नाराज कभी मत होइए, हमेशा बोलिए और क्या सेवा करें, और कोई सेवा मेरे लायक बताइए। वो रिश्ता कभी खराब नहीं होगा, रिश्ता कभी खराब नहीं, कभी खराब नहीं होगा। व्यवहारिक गुण आपके अंदर बस होना चाहिए। फिर क्या सर? फिर कुछ नहीं। भगवान राम जब रावण के नाभि में तीर बाण चलाए ना, और जब राम धरातल पे गिर गया, धरती पे, सॉरी, रावण, सॉरी क्षमा, रावण जब गिर गया और राम जब चलाए थे, रावण जब गिर गया तो सैया पर जब लेटा था ना, तो लक्ष्मण भगवान ने राम भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, प्रकाट्य पंडित ब्राह्मण ज्ञानी भगवान शिव को अपने गोंद में उठाने वाला रावण, जाओ इनके पास जाके कुछ सीखो, सीखो। ये थे भगवान राम, ये थे मर्यादा पुरुषोत्तम, कि अपने विरोधी से कह रहे हैं, अपने भाई को, कि जाके सीखो। बस वही व्यवहारिक ज्ञान हमको आपको अपने अंदर डालना है। कभी पत्नी नाराज ना हो, कभी माँ बाप भी नाराज ना हो, कभी दोस्त भी नाराज ना हो। फिर प्लान क्या सर? प्लान तो हमारा इतना शानदार है ना कि जिसके सामने बढ़िया से रख दीजिए, कोई ना नहीं कहेगा। हाँ, टाल मटोल कर सकता है, ना नहीं कहेगा। इतना खूबसूरत प्लान है। और हम तो प्रोडक्ट रियली बता रहे हैं, जिसके सामने भी न्यूट्री चार्ज और गामा की बात करते हैं ना, इतना प्यार से बात करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कह देता है अच्छा ठीक है सर, आप कल पहुंचा दीजिए, कल हम यूज करके पहले देखें हम आपका। ये स्थिति है। आपको बिलीव नहीं होगा सर, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, 2 मिनट और। आलू के दुकान पे मैं आलू लेने के लिए गया, संतोष सर, ये खिचड़ी के एक दिन पहले की बात, मकर संक्रांति के एक दिन पहले की बात बता रहा हूं प्रभात सर। आलू वाले के यहाँ आलू लेने गए, मेरे चेहरे पे मुस्कान थी,
आलू वाला लास्ट रात का 8 बज रहा था, बंद करने की तैयारी कर रहा था, और वो अपने दुकान पर बैठ करके हल्का सा उठा, और उसके हमको लगा उसके शरीर में कुछ दर्द टाइप का है, ऐसे उठा, अरे राम, ऐसे उठा, है ना। तो हम मुस्कुराते हुए बोल दिए, भाऊजी लग रहा है कि आपको बड़ा तकलीफ है। हाँ भैया, का बताएं, बड़ी तकलीफ है, दिन भर बैठल बैठल जंघा दुखाए लगेला और घबराहट आ जाला। वो बोला हमको, हम के बाबूजी इसका इलाज करवाइए। कितना उम्र है आपका? बोला भैया हमारी उम्र हो गला 58 साल। हम बोले बाबूजी अभी आप 58 के हैं ना, 60 बीतने के बाद ना आप उठो नहीं पाएंगे, आई घबराहट की वजह से ना आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आप डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे। अरे भैया सही कहला, कभी कभी राती के घबराहट होए लगेला। हम कह तो रहे हैं आपसे कि अब धीरे धीरे लक्षण आपके अंदर आ रहा है। तो बोला भैया एकर कोनो उपाय? दवाई तो हम बड़ी डॉक्टर का कैली, लेकिन कोनो फायदा नहीं है। हमके बाबूजी हमारे पास उपाय है जरूर, एक दवाई है, और दवाई में आपका घबराहट भी ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा, रात को चिंता भी नहीं रहेगा, नींद भी मस्त आएगा, और जो थकावट मकावट होता है ना ये भी खत्म हो जाएगा। अरे भैया कौन दवाई है बतावा? हमके कागज दा कलम दा लिख दही, जाके ले लिया। देखिए तरीका, कागज दा कलम दा लिख दही। तो कागज कलम लाया, हम लिख दिए हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल, 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम लेना है आपको। तो भैया ए जे रुकल हा समनवा मेडिकल हा, लेके आवत है, देख लिया इहे है ना। चला गया मेडिकल, हम कहा जाओ अभी तो खुला होगा दुकान, जाइए शर्मा जी के यहाँ लेके आइए। शर्मा जी के यहाँ गया, शर्मा जी देखे कर रहे गामा ओरिजिनल, ई कौन दवाई है? कह रही है दवाई हो तो नहीं, लेकिन नोट कर लेती मंगा दे। ठीक, अब वो आया, करा भैया उनके पास दवाई है नहीं है। कहा तो नहीं, पता नहीं कौन दवाई है, तक वो सुन ली नहीं। नोट कहीं ना कहना कि काल लिया दे। हम के बाबूजी एक काम करा, या तो काल हम लिया के दे दे, या तो काल आप उनसे ले लिया, और न मिली कहीं तो आप हमके बता दिया। लास्ट इलाज तो हम ये है, आपको बताएं, हम उसको दवा नहीं दिए, आलू लिए और अपने घर आ गए। अगले दिन उसका फोन आया, भैया जौन दवैया बतौले रहा वो 4 मेडिकल ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिला। वो दवैया आप यह रहा तो लेते ही। हम कहे ठीक है बाबूजी, अब हम शाम को आ पाएंगे। और आपको बड़ी बात बताएं सर, गामा ओरिजिनल और वेज ओमेगा 2 दवाई देके आए, 2 न्यूट्रिशन देके आए उसमें, बिना जांच का। चेहरे पे मुस्कान और बातों में गंभीरता, मजबूत वजनी बातचीत, फिर कोई भी आपका दीवाना हो जाएगा सर, कोई भी आपका दीवाना हो जाएगा। बात करते समय हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत, राजधानी की तरह अपनी बात को मत चलाइए। आप जरूरत पड़े तो पैसेंजर की तरह स्लो भी बात करिए, लेकिन वजनदार बात करिए, फिर कोई भी व्यक्ति आपका दीवाना हो जाएगा सर। ये है तरीका प्रोडक्ट सेल करने का। हमारा 5000 पे भी ऐसा ही होता है। हेल्थ गार्ड, अपने सोसाइटी में हम 10 कस्टमर को तैयार कर चुके हैं हेल्थ गार्ड खाने के लिए। एक आदमी हमारे सोसाइटी में धीरे धीरे टहल रहे थे, हम लोग टहलते हैं तो लंबा लंबा पांव मारते हैं, और धीरे धीरे टहल रहे थे, तो हम कहें कहा हो गया सर? अरे क्या बताएं सर, रीढ़ की हड्डी में थोड़ा चमक पड़ गई है, दर्द हो रहा है। हम कहे वही खाइएगा जो है पाम ऑयल वाला, सरसों का तेल, तो यही सब होगा। अरे रवि जी क्या करें सर, अब जो मिलता है वही नहीं खाएंगे। हम कहे नहीं नहीं, आपको हम तो बताएंगे तो हम आरसीएम वाले हो गए ना। जाइए वही सोनू किराना स्टोर पे जाइए, पाम ऑयल वाला सरसों का तेल खरीद के आइए, वही खाइए। और अभी तो दर्द कर रहा है ना, हड्डी टूट जाएगी तब हमसे बोलिएगा, ठीक ना। अब वो बेचारा चुप, बोला क्या करें रवि जी? हम कहे आपको कल हम 5 लीटर हेल्थ गार्ड तेल देंगे, अपनी कंपनी का तेल, पहले आप उसको यूज करिए, और अगर नहीं समझ में आया ना, खाली 5 लीटर का डब्बा हमको दे दीजिएगा, हम आपको उसका पैसा वापस कर देंगे, आपसे एक चवन्नी नहीं लेंगे। लेकिन हमसे आप वादा करिए, अगर ये तेल सूट कर गया और अच्छा लगा आपको,
तो जिंदगी में कभी भी दोबारा बाजार का सरसों का तेल आप नहीं खाएंगे, वादा करिए हमसे। 5 लीटर हेल्थ गार्ड के कस्टमर बन गए। तो बात में वजन रखिए बस, और कुछ नहीं। वजनदार बातचीत करेंगे ना। पुलिस वाला जब किसी मुजरिम को पकड़ के ले जाता है तो पुलिस वाला क्या बोलता है? मुजरिम बोलता है, अरे साहब हम चोरैली नहीं है साहब, हम चोरी नहीं के ले। अच्छा घबरा मत बेटा, अभी 14 दिन रहबा जेल में ना, तब तो के पता चली कि चोरी कैले हुआ कि ना। अरे 14 दिन जेल में, अरे बाप रे बाप, अब घबरा गया 14 दिन के नाम पे। तो बात इतना वजनदार रखिए कि सामने वाले के ऊपर इफेक्ट पड़े। बातचीत, सारा खेल दुनिया का बातचीत का है सर। एक नेता आया 2014 में और इतना बढ़िया बातचीत करना शुरू किया कि 2 बार से प्रधानमंत्री है और तीसरी बार फिर बनने जा रहा है। और एक नेता ऐसा है जिसके नानी प्रधानमंत्री थे, दादा प्रधानमंत्री थे, परदादा प्रधानमंत्री थे, बाऊ प्रधानमंत्री थे, अम्मा भी खाली प्रधानमंत्री नहीं थी लेकिन सरकार चलाई। और वो बेचारा ऐसा पप्पू की तरह बतिया रहा है कि पार्टी खत्म होते जा रहा है। सारा खेल बातचीत का है, बातों को रखने की कला। सिंपल। संतोष नायर एक सेमिनार करने का 6 लाख रुपया लेते हैं, एक सेमिनार। तो संतोष नायर ऐसा क्या चीज देते हैं? सोने का चैन बांटते हैं कि सोने का अंगूठी बांटते हैं? बस बात करने की कला। जितना प्रभावी ढंग से आप बात करेंगे, आपका बिजनेस, आपकी टीम, आपका रिश्ता, आपका सब कुछ मजबूत होगा। सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ बात करने की कला है। और आज हम मुन्नालाल सर को सुन रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी स्टोरी को बताया। हालांकि बहुत कुछ बताए नहीं है, छुपा लिए हैं। सकलडीहा में चाय की दुकान पर कैसे रो रहे थे उसको बतैबे नहीं किए हैं। हाँ, कुछ मन में गए थे वो कैंपिंग करने के लिए, कोई कैंपिंग नहीं किया, और वहां निगेटिव होके हमको फोन कर रहे हैं, सर अब हमसे बिजनेस नहीं होगा। इनको पॉजिटिव करने के लिए हम बाइक उठा के कुछमन पहुंच गए, वहां रो रहे थे, वो तो बतैबे नहीं किए। क्या क्या, अभी तो बहुत कुछ है बतैबे नहीं किए हैं। हम तो कहेंगे बताइएगा भी मत। उसका वक्त आएगा, वक्त आएगा तो पिक्चर और सुपरहिट होगी। दोस्तों मेरा बस यही कहना है, जिंदगी में बड़ी कामयाबी के लिए बड़े संकल्प के साथ लगातार चलना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा वीडियो 27 सेकंड का आपको दिखा दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए प्लीज। मात्र 27 सेकंड का वो वीडियो है। उम्मीद है ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। जब आप कामयाबी के सीढ़ी पर आगे बढ़ते हैं ना, तो एक एक कदम चलते रहते हैं तो आप एक दिन मंजिल की ओर पहुंच जाते हैं। संतोष सर, स्क्रीन तो आ रहा होगा आराम से? यस, जी सर आ रहा है। ठीक। अब देखिएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, हम दिखाएंगे। अब आप इस 26 सेकंड की इस वीडियो में बस ध्यान से देखिए। पहला सीढ़ी कौन सा है सर? पहली सीढ़ी है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, यानी लगातार चलना। अगर आप लोग को स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा तो अपने हाथों से स्क्रीन को चौड़ा कर दीजिएगा, बड़ा करिएगा तो दिखेगा। पहला सीढ़ी है कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखना। दूसरा सीढ़ी क्या है? पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिव रहना। ये रोडमैप है, कामयाबी का रोडमैप, सक्सेस तक पहुंचने का रोडमैप। तीसरी सीढ़ी कौन सी है सर? डिसिप्लिन, यानी नियम का पालन करना। चौथा सीढ़ी कौन सा है? क्लियर गोल, यानी कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। नेक्स्ट क्या है?
कनेक्शन, यानी कि अपने अपलाइन से, अपने टीम के साथ, अपने कंपनी के साथ आपका कनेक्शन लगातार मजबूत होना चाहिए। अगला सीढ़ी कौन सा है? अगला सीढ़ी टाइम सेविंग। फालतू चीजों से अपने समय को बचाइए। शॉर्ट वीडियो देखना, आलतू फालतू किताब पढ़ना, आलतू फालतू फेसबुक अंड बंड इधर उधर करना, इन सब चीजों से अपने टाइम सेविंग करिए। नेक्स्ट सीढ़ी कौन सा है? फोकस। अपने लक्ष्य, अपने टारगेट, अपने गोल के ऊपर फोकस करिए कि हमें ये करना है। अगला क्या है? इंड्योरेंस। हमेशा उत्साहित रहिए। इंड्योरेंस यानी कि आपके अंदर हमेशा जज्बा बनाए रखिए कि मुझे करना है, करना है, करना है, करना है। ये अगली सीढ़ी है। उसके बाद अगला सीढ़ी क्या है? पेशेंस। धैर्य बना के रखिए, चलते रहिए। कोई कुछ बोल रहा है आपको, गाली फक्कड़ दे रहा है, पगला गया है, सेठिया गया है, सड़ गया है, इसका दिमाग जो है कचरा भर गया है, कुछ मत बोलिए, चुप रहिए, पेशेंस बना के रखिए। उसके ऊपर वाला सीढ़ी क्या है? सेक्रीफाइस। त्याग करिए, छोटे छोटे खुशियों का त्याग करिए। जैसे आपको मीटिंग करने जाना है बलिया, और आपके घर में आपके बच्चे का जन्मदिन है, मैडम से कहिए कि घबराइए मत, इतना धूमधाम से बनाएंगे ना कि दुनिया जेवार देखता रह जाएगा जन्मदिन, बस थोड़ा सा रॉयल्टी टेक्निकल बन जाने दो। सेक्रीफाइस करिए छोटी छोटी चीजों का। डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है कि अपना एक संकल्प लेकर के काम कर, डेडिकेट रहिए, संकल्पित रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। अगला क्या है? इंटरग्रिटी। इंटरग्रिटी का मतलब होता है अचूक तरीके से अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना। इंटरग्रिटी का मतलब होता है केंद्रित रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। उसके ऊपर का सीढ़ी क्या है? सर, रिस्क टेकिंग। छोटे छोटे रिस्क को लेते रहिए। छोटे छोटे रिस्क क्या होता है? छोटे छोटे रिस्क, अभी जैसे ठंडा के मौसम में मीटिंग लेने जाना है, ठंडा लग सकती है, ये रिस्क है, लेकिन अगर आपको लगता है मीटिंग लेने से काम बन सकता है तो जाइए, लीजिए। ये है रिस्क लेना। लू चल रही है, मीटिंग लेने जाना है, लू लग सकती है, लेकिन आपको जाना जरूरी है, इसलिए जाइए। अगला क्या है? अगला क्या है? परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है निरंतर, लगातार, कंटिन्यू अपने लक्ष्य के प्रति जवाबदेह तरीके से चलते रहना। अगला क्या है? पैशन। जुनून। जुनून बना के रखिए, पैशन अपने अंदर बना के रखिए, करके रहूंगा, करके रहूंगा, करके रहूंगा, करके रहूंगा। और उसके अगला क्या है? लास्ट, प्रेयर्स। यानी कि सब कुछ करते रहिए, उसके साथ प्रेयर्स यानी परमात्मा का प्रार्थना भी करते रहिए, ताकि परमात्मा की शक्ति आपको मिलती रहे और आप अपने लक्ष्य पर चलते रहिए, और तब जाकर के आपको मिलती है सक्सेस। द रोड टू सक्सेस इज लॉन्ग बट नेवर गिव अप। यानी कि कामयाबी का जो, सक्सेस का जो रोड होता है वो लंबा जरूर होता है, लेकिन कभी छोड़िए मत। ओनली इफ यू डोंट गिव अप ऑन एनी ऑफ स्टेप्स। अगर आप किसी भी स्टेप को लगातार बिना छोड़े चलते रहते हैं, तो वो कामयाबी एक दिन आपका इंतजार करती है। ये स्टेप्स छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इसको पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत बड़ा करना है दोस्तों। आज के प्रोग्राम को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। माइक ओवर टू मुनलाल सर, प्लीज आइए। माइक ओवर टू संतोष सर। संतोष सर, आप क्लोजिंग करिए और क्लोजिंग करके प्रोग्राम को एंड की ओर लेके चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सर उसको स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिए सर। स्क्रीनशॉट आप नहीं लिए हैं? नहीं हो पा रहा है सर। अच्छा, नहीं हो पा रहा है। जी सर। चलिए लिख हम रहे ग्रुप में थे। शेयर कर देंगे सर। जी सर। हमारे ठीक सर। पास एक स्क्रीनशॉट है, प्लीज संतोष सर, वेलकम। सर आज बहुत ही शानदार मुलाकात की सुनने को मिला हम लोगों को। काफी स्लो आपकी वॉइस आ रही है। एक मिनट सर। एयरफोन की वजह से लग रहा है चैलेंज हो रही है। जितना संघर्ष सर मुनीलाल सर के माध्यम से हुआ है सर, आज तो उसका 10%, 1% भी कहा जाए तो उतना हम लोगों को संघर्ष नहीं करना है सर। आज कहा जाता है ना कि बनी बनाई हुई खीर हम लोगों के सामने है, बस निकाल करके खाना है, और निकाल कर खाने भी नहीं आ रहा है तो अब हम लोगों से हम लोगों के जैसा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे साथियों की सभी चीजें जो है मतलब क्लियर है कि सफलता के राह पे मतलब कैसे जाना है, रोड मैप मैप सब तैयार है। बशर्ते हम लोगों को अपना फोकस रखना है कि हमें जाना कहाँ है। आज सर के माध्यम से फोकस के ऊपर बातचीत हुआ कि हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए, और उसमें जो भी छोटी मोटी जो हम लोगों को जैसे डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन, ये सब मतलब
लगातार हम लोगों को लचीलापन, जैसे सर बोले कि एक लचीलापन की तरह रहना चाहिए, हर व्यक्ति का स्वभाव लचीलापन होना चाहिए, लोगों से कैसे बातचीत करना है। यानी देखा जाए तो ये बिजनेस ही लोक व्यवहार का है। अगर हमारा लोक व्यवहार अच्छा हो, हमारे चेहरे पे मुस्कान हो, हमारे साथ जो है हम अच्छा लोगों के अपने नजर में लोगों के साथ अच्छा करें, अच्छा सोचे, तो यह बिजनेस में सफलता आराम से मिल सकती है। और काम लगातार कंटिन्यूटी के साथ करते रहना है साथियों। फोकस हमेशा अपना नेटवर्क पे भी होना चाहिए और डेली वर्किंग भी होनी चाहिए। डेली वर्किंग अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो अगर हम मान लेते हैं हम ही नहीं करें तो हमारा डाउनलाइन क्या करेगा। तो डेली का वर्किंग रूटीन में लाएं कि नहीं, हमें 2000 3000 बीवी करना है पर डे का। इसको लेकर के चलेंगे तो सभी साथी, अगर उनके जो नीचे के लोग रहेंगे वो भी देखेंगे और प्रेरित होंगे और उस काम को करने के लिए वो भी तैयार हो जाएंगे। साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही जबरदस्त रहा। सभी साथी आए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी शुभकामनाओं के साथ। अपनी बाड़ी को विराम देते हुए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुन्नालाल सर को भी प्रणाम है और सभी साथियों को जय आरसीएम। मेरा चार्ज जय जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम सभी को जय आरसीएम। मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। ड्यूटी चार्ज। सुन लो मेरी बात तुम गौर से। चलिए, थैंक यू सर।